हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड ये वाला जो टॉपिक है ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। ये टॉपिक सब स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, या फिर जिन लोगों को सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से ये चीज़ पढ़नी होती है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ये सारे इसके नाम हैं। मैं बहुत ही क्रिस्प मैनर में चैप्टर समझाने वाली हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th क्लास का ये जो चैप्टर है उसका लास्ट पोर्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या फिर जो लोग, जैसे कि आपने देखा होगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया जाता है। आपने ना बहुत सारे ऐसे मतलब चैनल देखे होंगे जहाँ पे हम नाटक वगैरह जैसे देखते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं कि दिखाया जाता है कि किसी क्रिमिनल को अगर पकड़ना हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से पकड़ा जा सकता है, राइट। तो आपने फिंगरप्रिंटिंग सुना होगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग। कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, फिंगर का क्या मतलब होता है। देखो, अगर आपके ये वाले, आई होप आपको विजिबल होगा, तो ये वाली जो चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये इंडिविजुअल के लिए सेपरेट होते हैं, यूनिक होते हैं। हर एक इंडिविजुअल के जो ये फिंगर टिप्स होंगे, इन पे जो इम्प्रिंट है, ये जो पैटर्न है जो दिखाई देता है अलग से, वो क्या है, वो यूनिक होता है फॉर एवरी इंडिविजुअल। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिंगर प्रिंटिंग। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगी कि फिंगर प्रिंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ की हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पाँव के आपके फिंगर्स हैं उनकी भी प्रिंट अगर लें हम, तो वो भी यूनिक होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पाम्स हो गया, जो हमारा ये हथेली होती है, इसका भी प्रिंट जो होता है वो अलग होता है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग है टोटली फिंगरप्रिंटिंग से, यानी इस चीज़ से अलग होती है। कैसे होती है, देखो, ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसको आप प्रिंट हर किसी का अलग होता है, लेकिन इसको आप सर्जरी के थ्रू चेंज करवा सकते हो। यानी यू कैन अल्टर द लाइक व्हाट, क्या आप इसको अल्टर कर सकते हो, जो प्रिंटिंग है, जो फिंगर के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो डीएनए होता है, डीएनए हर एक सेल के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर सेम ही होगा। मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने से एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ, तो मैं हूँ, तो मेरे अंदर जितनी भी सेल्स होंगी उनके अंदर जो डीएनए होगा उसमें हर एक चीज़ कॉमन होगी, हर एक सेल के अंदर सेम रहेगा। यानी मेरे जो डीएनए है, मेरा जो सेल्स है उसके अंदर का जो डीएनए है वो मेरे लिए यूनिक है, मेरे लिए हर सेल्स के अंदर सेम है। लेकिन मेरा डीएनए टोटली डिफरेंट होगा किसी और इंडिविजुअल के डीएनए से। सपोज कर लीजिए आप हो और मैं हूँ, तो मेरा डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, टोटली अलग है। वहाँ पर कुछ यूनिक सीक्वेंसेस है जो आपके डीएनए के अंदर अलग है, मेरे डीएनए के अंदर अलग है। तो इस अकॉर्डिंग हम दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। बट जो मेरी खुद की सेल्स हैं सारी, चाहे वो मेरी हैंड की सेल्स हों, चाहे वो मेरी लेग्स की सेल्स हों, तो उन सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो सिमिलर है मेरी पूरी सेल्स के अंदर। मतलब मेरा डीएनए खुद के अंदर तो सिमिलर है, लेकिन दूसरों से मेरा डीएनए डिफरेंट होता है। तो उसको जब आप क्या करते हो, उसको प्रिंट करवाते हो, या फिर एक तरीके से उसको जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग जो कि कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अच्छा, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी है जो सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बायोटेक से रिलेटेड हैं, या फिर जो भी लैब के अंदर काम करना चाहते हैं, क्राइम सीन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनको अगर कोई बेसिक नॉलेज लेनी हो। दिस इज़ कम्प्लीटली बेसिक, इसमें सिर्फ यही बेसिक ही बताऊंगी मैं, एडवांस कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारे एनिमेशंस आपको चैनल पे मिल जाते हैं जिनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत बखूबी समझाया जाता है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी, प्रोसेस और बेसिक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही हम डीएनए टाइपिंग बोलते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग से। होता क्या था, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो स्टडी ऑफ फिंगर, यानी आपके फिंगर्स की स्टडी करना, आपके पाम्स की स्टडी करना, हथेलियों की स्टडी करना, या फिर आपके सोल प्रिंट्स, जो पाँव के प्रिंट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। ये जो ब्रांच है जो इन चीज़ों की स्टडी करती है उसको बोला जाता है डर्मेटोग्लिफिक्स, ठीक है।
अब लेकिन सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट्स थे, दैट वाज फर्स्ट डन बाय सर विलियम हार्शेल इन 1858। 1858 के अंदर सर विलियम हार्शेल ने सबसे पहले स्टडी की थी किसकी, फिंगरप्रिंट्स की। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, इंडिया के टाइम फर्स्ट टाइम इस चीज़ को, फिंगर टिप्स को यूज़ किया गया था टू इन्वेस्टिगेट अ मर्डर ड्यूरिंग मर्डर इन्वेस्टिगेशन इन जलपाईगुड़ी इन 1897। 1897 के अंदर क्या किया गया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था फिंगरप्रिंटिंग को, कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग को ड्यूरिंग अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन, जब एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। अगर हम अब बात करें हिस्ट्री ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए को फिंगरप्रिंट करना, क्योंकि देखो डीएनए भी सबका यूनिक है, आपका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, तो हमारे डीएनए में कुछ यूनिक सीक्वेंसेस होती हैं जिनके थ्रू ये पहचान की जा सकती है कि कोई क्रिमिनल सीन कोई हुआ है, तो कोई क्राइम सीन हुआ है, तो वहाँ पे कोई क्रिमिनल है, कोई सस्पेक्ट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था अलेक्स जेफरी ने 1984 में, कहाँ पर, यूके में किया था। इंडिया में सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को यूज़ करना सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बाय डॉक्टर वीके कश्यप एंड लालजी सिंह। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीसीएमबी यानी कि सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद के अंदर है, वहाँ पर इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये एक ज़्यादा रिलायबल मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करना टू नो अबाउट अ क्रिमिनल, इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए कि कौन क्रिमिनल है या कौन सस्पेक्ट जिसको हम सोच रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो सकता है, उसके बारे में पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक बहुत ही रिलायबल मेथड माना जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो ये वाली फिंगरप्रिंटिंग है, इट कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। इसको आप सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सेम फॉर एवरी सेल, जो मैंने अभी बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, इज सेम फॉर एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ ए पर्सन, इट कैन नॉट बी अल्टर। आप बाहर की चीज़ों को अल्टर कर सकते हो, लेकिन जो सेल्स अंदर प्रेजेंट है, जिनके अंदर न्यूक्लियस है, जिनका डीएनए जो है, आप उसको जाकर के चेंज नहीं कर सकते। विदाउट एनी जीन थेरेपी यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट अ रिलायबल सोर्स, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कंप्लीटली अ रिलायबल सोर्स, जहाँ से हम किसके बारे में पता लगा सकते हैं, बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी कैन इन्वेस्टिगेट अ सीन। हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब डीएनए किसके अंदर होता है, आपने देखा होगा कि क्राइम सीन पे अगर हमें एक सैंपल मिल जाए, सैंपल में क्या हो सकता है, सैंपल में आपकी ब्लड सेल्स हो सकती हैं, मतलब ब्लड हो सकता है, सैंपल के अंदर कोई सीरम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है बॉडी का, या फिर कोई हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, है ना, और इसके अलावा कोई सीमन का सैंपल हो सकता है। तो उन सब में क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए क्यों होगा, क्योंकि सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर डीएनए होता है। तो आप उसके थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके किसी भी सस्पेक्ट को पता लगा सकते हो कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। क्लियर। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, रिपीट कर देती हूँ। देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है फिंगरप्रिंटिंग की, एक ऐसी टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है, जो पता लगाती है किसका, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए। डीएनए के पूरे एरिया का पता नहीं लगाती, पूरे डीएनए का पता नहीं लगाती है। देयर आर सम सर्टेन एरियाज इन डीएनए जहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का ये पता लगाती है, विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। ठीक है, अब ऐसा समझो एक पूरा डीएनए है, पूरा डीएनए जो है वो किससे बना है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये 3 चीज़ों से बनता है। पहला इसमें क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, एक होती है इसमें शुगर और एक होती है फॉस्फेट। शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जो ये शुगर और फॉस्फेट है ये तो बनाती है बैकबोन, यानी एक स्ट्रैंड बनाती है, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अंदर की तरफ इनवर्ड क्या रहते हैं, मूव रहते हैं, इनवर्ड अंदर की तरफ रहते हैं। तो एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, और ये डबल हेलिकल हो जाता है इस तरीके से। तो जो ये डबल हेलिकल हुआ इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये वाला दूसरा स्ट्रैंड है, तो इसमें एक शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर
फॉस्फेट, इस तरीके से। इसके सामने भी शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से। अब इन दोनों के सेंटर में अगर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, जो किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये होती है एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए मैंने स्ट्रेट दिखा दिया, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होता, ये हेलिकल होता है, इस तरीके से एक दूसरे पे मुड़ा हुआ रहता है, कोइल्ड रहता है। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ये बी डीएनए की अगर हम बात करते हैं। तो जो अंदर की तरफ हैं उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। और वो जो अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस हैं वो डीएनए में 4 तरह के होते हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन। ठीक है, मान लीजिए अगर इसकी यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे, तो इसके सामने वाली शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर क्या होगा, इसके सामने होगा आपके पास थाइमिन। तो एक कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो होता है जिसमें एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में जुड़ा रहता है डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मैं यहाँ पे बात करूंगी। अब डीएनए बहुत बड़ा है बेटा, डीएनए 2.2 मीटर का होता है एक सेल के अंदर। इतने बड़े डीएनए को स्टडी हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, देयर आर 2 पोर्शन ऑफ डीएनए। एक पोर्शन होता है डीएनए का जो कोड करता है किसी चीज़ को। मान लीजिए एक बहुत बड़ा धागा ले लीजिए, उस धागे के कुछ पार्ट को हम ट्रीट करेंगे एज अ कोडिंग पोर्शन, जो किसी चीज़ को कोड करेगा, और उसी धागे के कुछ पोर्शन को हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉन कोडिंग पोर्शन, जो किसी चीज़ को कोड नहीं करेगा। जैसे सपोज अगर मैं बोल दूँ मेरी आई का कलर आया है ब्लैक, ठीक है, तो इसका मतलब ब्लैक कलर को कोड किया गया है डीएनए से, तो वो डीएनए का कोडिंग पोर्शन है। और कोडिंग पोर्शन को बोला जाता है एक्सोन, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे सपोज ये मेरा पूरा डीएनए था, इस डीएनए के कुछ पोर्शन ने कोड किया, मान लेते हैं इस वाले पोर्शन ने कोड किया और इस वाले पोर्शन ने कोड किया, तो इनको बोला जाता है एक्सोन, विच इज द कोडिंग पोर्शन ऑफ योर डीएनए। और जो किसी चीज़ को कोड नहीं कर रहा है, नॉन कोडिंग पोर्शन है, उसको बोला जाता है इंट्रोन। ठीक है, तो कोडिंग अलग होता है, नॉन कोडिंग अलग होता है। अब पूरा डीएनए मैं स्टडी नहीं करूंगी। इस डीएनए में देर आर सर्टेन, इन्होंने लिखा भी है, देर आर सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए। इसका मतलब कोडिंग को आप छोड़ दो, कोडिंग को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, लेकिन जो नॉन कोडिंग पोर्शन होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, देर आर सम सर्टेन एरियाज जो रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स, जो रिपीट होते हैं बार बार। उन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस यानी ATCG जो है वो रिपीट होता है बार बार, अलग अलग तरीके से उसकी अरेंजमेंट होती है और वो रिपीट होता है। उन रिपीटेड सीक्वेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सर्टेन एरियाज। देर आर सम रिपीटेड सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इन योर डीएनए विच एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज योर सर्टेन एरियाज, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वही यूज किए जाते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, ये मैंने बहुत बेसिक बताया है। अब पूरा डीएनए कभी भी आपका यूनिक सीक्वेंसेस नहीं रखता है, इसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनके अंदर देयर आर सर्टेन एरियाज विच इज़ यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उन वही चीज़ लिखी गई है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सिमिलर इन ऑल ह्यूमन बींग्स। जैसी अरेंजमेंट मेरे डीएनए में है वैसी ही अरेंजमेंट सामने वाले के डीएनए में भी होगी। कितने परसेंट तक होगी सेम, 99.9%। यानी देर आर सम 0.1% इज द एरिया जो उस पर्सन के अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल अलग हो गया और मैं एक अलग इंडिविजुअल हो गई, राइट। तो वो 0.1% ऑफ कितना, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये हमारा एक ह्यूमन जीनोम होता है। ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या है, अगर मैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करूँ तो 46 है हमारे पास, है ना। उसमें से 46 में मैंने एक सेट हटा दिया, सिर्फ एक सेट को रखा है, यानी 23 क्रोमोसोम को रखा है। उन 23 क्रोमोसोम के सेट को मैं क्या बोलती हूँ, जीनोम बोलती हूँ। और उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, कितने ATCG होते हैं, उसके अंदर होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, अब ये 3 × 10⁹ बेस पेयर का 0.1% ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, 99.9% सिमिलर होता है। तो 0.1% कितना हो गया इसका, यूनिक सीक्वेंसेस होती हैं, यानी 3 × 10⁶ बेस पेयर आर द यूनिक सीक्वेंसेस। क्लियर। 3 × 10⁶ बेस पेयर साइट्स ऐसी हैं जो यूनिक सीक्वेंसेस को कैरी करती हैं। अब कैसे, देखो यहाँ पे यूनिक सीक्वेंसेस को कैरी करने के लिए पहले एक सेल को समझते हैं। एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल का ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अरेंज होते हैं।
क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम को जब बाहर निकाल के मेटाफेज स्टेज में देखा जाता है, विच इज अ फेज ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीजन, तो वहां पे क्या होता है, मेटाफेज में हम जब देखते हैं इसको तो हमें क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड दिखाई देते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड सेंटर से बंधे हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ धागा, विद द हेल्प ऑफ अ लाइक एक नोट होती है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसके लास्ट पोर्शन को क्या बोला जाता है, टीलोमियर बोला जाता है। आसपास के जो एरियाज हैं उनको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग द टीलोमियर और सराउंडिंग द सेंट्रोमियर देयर इज अ डार्क रीजन। ध्यान से सुनो, अगर आप सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में देख रहे हो या फिर आप टीलोमियर के सराउंडिंग में देख रहे हो, देयर आर सर्टेन एरियाज विच इज डार्कली स्टेन्ड, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोक्रोमैटिन। हिट्रोक्रोमैटिन इज बेसिकली द डार्कली स्टेन्ड पोर्शन ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, जिसकी वजह से यहाँ से ये हमें डार्क दिखाई देता है, और डार्क दिखाई देने की वजह से दिस इज द इनएक्टिव पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। लेकिन जो पोर्शन आपको लाइट दिखाई देगा उसको बोला जाता है यूक्रोमैटिन, एंड दैट इज अ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग पोर्शन ऑफ डीएनए। यानी क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट होता है जो एक्टिव होता है, उसको यूक्रोमैटिन और लाइट बैंड के फॉर्म में रखा जाता है, और हेट्रोक्रोमैटिन इज अ डार्कली स्टेन्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विच इज इनएक्टिव पोर्शन। क्लियर। अब जो ये सेंट्रोमियर है दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन। ये एक ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक ऐसा कंस्ट्रिक्ट पार्ट है, सिकुड़ा हुआ पार्ट है जो दोनों क्रोमैटिड को पास लेकर के आता है। लेकिन अगर टीलोमियर के और आगे जाओगे तो देर आर सम अनदर कॉन्स्ट्रिक्शंस, उन कॉन्स्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, और जो इसके सराउंडिंग में आपको मिलेगा दैट विल बी योर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो भी डीएनए होगा उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, और वी कैन से जंक डीएनए, और वी कैन से रिपीटेड डीएनए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ये चीज़ थी। अब हुआ क्या, हमने इस सेल को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने सेल के सारे कंपोनेंट हटा दिए हैं और डीएनए को अलग कर लिया है उसमें से। इसको हम बोलते हैं डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, कई बार आपने एक्सपेरिमेंट किया हो शायद, जो स्टूडेंट +2 में हैं या फिर जो अपने लैब में काम करते हैं, कॉलेजेस में हैं, तो आपने एक परफॉर्म किया होगा एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करना। लेकिन दिस इज नॉट द प्लाज्मिड डीएनए, ये एक नॉर्मल डीएनए है, एक सेल का डीएनए है जिसको आपने आइसोलेट किया विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आइसोलेशन करने के बाद वी गेट 2 काइंड ऑफ डीएनए। एक डीएनए होगा जो लाइट होगा वेट में, और एक डीएनए होगा जो हैवी होगा वेट के अंदर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बेसिक सा प्रिंसिपल होता है कि जब आप किसी भी सैंपल को बहुत स्पीड पे घुमाते हो तो उस कंडीशन में जो हैवी पोर्शन होता है, जो वेट जिसका ज़्यादा होता है, दैट विल गेट सेटल डाउन, वो नीचे आ जाता है, और जो लाइट पोर्शन होता है दैट विल एक्ट एज अ सुपरनेटेंट, वो ऊपर की तरफ फ्लो करता रहता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है सुपरनेटेंट की फॉर्म में, और नीचे क्या है, जो हैवी डीएनए था वो सेटल डाउन हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। राइट, अब जब हमने इसका एक ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाने पे हमें समझ आया दैट वी गेट 2 काइंड ऑफ पीक। एक तो बहुत बड़ी पीक हमारे पास आई, और एक हमें छोटी छोटी बहुत सारी पीक मिली। जो बड़ी पीक आई दैट वाज योर बल्क डीएनए। बल्क डीएनए का मतलब क्या था, इट इज़ अ मेजर डीएनए विच इज कोडिंग फॉर समथिंग, यानी कि ये डीएनए का एक्सोन पार्ट था। ठीक, वो अलग निकल गया, वो रिपीट नहीं होता है, नॉट रिपीटेड। इसके अलावा हमें मिले सैटेलाइट डीएनए, यानी जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के ऊपर के डीएनए थे, जो नॉन कोडिंग डीएनए थे, वो हमें मिले, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए विच इज़ अ माइनर डीएनए। इसी वजह से हमें इसकी पीक भी माइनर मिली हैं, और इट इज़ नॉन कोडिंग, इट इज़ अ रिपीटेड सीक्वेंसेस। ये हमारी क्या होती हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं। सैटेलाइट डीएनए को अब आप 2 तरीके, आप किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो। देखो, पहला होता है बेस की कंपोजिशन। बेस की कंपोजिशन का मतलब क्या है, मान लेते हैं मुझे एक सैटेलाइट डीएनए का सेगमेंट मिल गया इतना सा। अब उस डीएनए के सीक्वेंस में सेगमेंट में क्या होंगी, रिपीटेड सीक्वेंसेस होंगी। अब रिपीटेड सीक्वेंसेस मान लेती हूँ मैं, एक रिपीट सीक्वेंस है 6 बेस पेयर की, जैसे कि AA TT AT। ठीक है, या ऐसे मानते हैं AATT AA AATT AA। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो रिपीट होगी मल्टीपल टाइम्स, AATT AA। अब आप इसमें खुद सोचो किस बेस की कंपोजिशन ज़्यादा है। डेफिनेटली A 4 बार आया है, T 2 बार आया है, इसका मतलब यहाँ पे ये किस में रिच है, एडेनिन रिच है। अगर मैं कोई और सीक्वेंस ले लेती जैसे कि GGGGC, ये एक सीक्वेंस ले लेती, ये भी रिपीट हो रही है कई बार, तो उसको मैं बोल देती कि ये G रिच है। ठीक,
तो बेस की कंपोजिशन के बेस पे हम इस सैटेलाइट को डीएनए को क्लासीफाई कर सकते हैं कि बेस कौन सा ज़्यादा है। दूसरा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक रिपीटेड सीक्वेंस है जो 6 बेस पेयर की है, हो सकता है यही रिपीटेड सीक्वेंस 10 बेस पेयर की हो सकता है यही रिपीटेड सीक्वेंस 20,000 बेस पेयर की हो। तो कहने का मतलब है कि रिपीटेड सीक्वेंस में जो आपका न्यूक्लियोटाइड का नंबर होगा वो थोड़े से लेकर के ज़्यादा वेरी कर सकता है, और उसी बेस पे रिपीटेड सीक्वेंसेस की एक लेंथ आती है, उसको हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ सेगमेंट, की कौन जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो कितनी बड़ी है, उसके बेस पे भी आप सैटेलाइट डीएनए को क्लासीफाई कर सकते हो। तीसरा आता है कि कॉपी नंबर। जैसे मान लेते हैं एक 10 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है, राइट। अब हो सकता है ये पर्सन ए के अंदर, मतलब एक पर्सन है उसके अंदर हो सकता है ये 10 बेस पेयर की सीक्वेंस 50 बार रिपीट हुई हो। पर्सन बी के अंदर सेम रिपीट सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हुई हो सकता है 40 बार रिपीट हुई हो। थर्ड पर्सन के अंदर हो सकता है ये 100 बार रिपीट हुई हो। किसी और इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है ये 1000 बार रिपीट हुई हो। इसका मतलब उसका कॉपी नंबर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देखो, लेंथ ऑफ सेगमेंट वेरी कर सकती है, तब वेरिएशंस आती हैं। क्लियर, किसी में छोटी होगी किसी में बड़ी होगी। कॉपी नंबर यानी कि वही सीक्वेंस किसी के अंदर 50 बार है, किसी के अंदर 40 टाइम्स है, किसी के अंदर 60 टाइम्स है, किसी के अंदर 1000 टाइम्स है, तो वो वेरी कर सकती है। और थर्ड, कि बेस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है रिपीटेड सीक्वेंस मेरे अंदर AATTTA हो, और हो सकता है आपके अंदर वही बेस पेयर की सीक्वेंस जो है वो GGGAATT हो। तो इसका मतलब क्या है, बेस की कंपोजिशन अलग हो सकती है। हमने जो देखा कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसको फर्दर दो तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, सिंगल सीक्वेंस रिपीट, इनको बोला जाता है सिंगल सीक्वेंस रिपीट, और ये शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोले जाते हैं, और इनको माइक्रो सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से 6 बेस पेयर ही होते हैं। ये देखो, पहली बात, जो भी आपका सैटेलाइट डीएनए है विथ दैट विल नॉट कोड फॉर एनीथिंग, वो हमेशा क्या होगा, नॉन कोडिंग ही होगा। अब जो ऐसे सैटेलाइट डीएनए होते हैं जिनमें छोटे छोटे बेस रिपीट करते हैं, जैसे 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है वो रिपीट कर रही है, या फिर मान लेते हैं 10 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है वो रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब वो बहुत छोटी सीक्वेंसेस हैं जो रिपीट करेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। वो ज़्यादातर 1 या 6 बेस पेयर की ही होती हैं। और यही आपके डीएनए का जो ह्यूमन जीनोम है, 23 क्रोमोसोम का एक सेट है, उसका लार्ज पोर्शन बनाती हैं, फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ योर ह्यूमन जीनोम। और इसके अलावा ये क्या दिखाती हैं, शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यही वो ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आप अलग हो और मैं अलग हूँ। कैसे यहाँ पे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन इंडिविजुअल ए जिसके अंदर एक सीक्वेंस है जो रिपीट होगी मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि ATTCC ठीक है, ये सीक्वेंस थी। इंडिविजुअल कोई बी है, उसके अंदर जो रिपीट होगी सीक्वेंस वो क्या होगी, ATTACAC। देखो, पूरी सीक्वेंस सेम थी लगभग। ए के साथ ए था, टी के साथ टी था, टी के साथ टी था, सी के साथ सी था, ए के साथ सी ए था, सी के साथ सी था। लेकिन देयर इज वन प्लेस जहां पर इस इंडिविजुअल में सी था और दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ए था। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर वेरिएशंस आ गई हैं, जिसका मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब शेप, यानी इस सिर्फ एक चेंज, एक जगह पे चेंज होने की वजह से देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम रिपीटेड सीक्वेंसेस, और इसकी वजह से ये इवोल्यूशन में भी काम करेगी। वेरिएशंस आ जाएंगी, इंडिविजुअल वेरी कर जाएंगे, चेंज आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि वेरिएशंस आई हैं जेनेटिक लेवल पर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इट इज़ अ बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही तो वो बेस था जिसके बेस पे आपने एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग समझा था, यानी कि उसके डीएनए के अंदर ये जो सीक्वेंस थी ये इस तरीके से थी, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ये वाली सीक्वेंस इस तरीके से थी। अब आपको जो क्राइम सीन पर सैंपल मिलेगा, आप उसके डीएनए की सीक्वेंस को चेक कर लीजिए, अगर वो इन दोनों में से किसी एक से मिल गई, इसका मतलब वो इंडिविजुअल जिसको हम सस्पेक्ट मान रहे हैं वही क्रिमिनल होगा। मतलब ये एक क्या है, एक रिलायबल आपको बता देता है, प्रूफ दे देता है कि ये इंडिविजुअल ही एक क्रिमिनल होगा जिसकी इसके साथ सिमिलैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हो सकता है टी, इसमें एक प्लेस पे टी हो, इसमें हो सकता है जी हो, और बाकी की सारी चेंज हो। यानी आपके पास लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर जहां पर आप एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करके इंडिविजुअल को चेंज कर सकते हो। और ये बहुत ही छोटी सीक्वेंस होती है जो रिपीट होती है, जिनको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादातर लार्ज पोर्शन भी यही बनाती हैं आपके ह्यूमन जीनोम का, तो ये ईजिली हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
दूसरा होता है VNTR, जिसको बोला जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है कि एक के तुरंत बाद दूसरा, दूसरे के तुरंत बाद तीसरा। यानी मान लीजिए एक सीक्वेंस है जो 100 बेस पेयर की है, वो 100 बेस पेयर की सीक्वेंस 100 बेस पेयर के तुरंत बाद दोबारा से 100 बार तुरंत दोबारा से रिपीट होगी। फिर एक 100 फिर सेम 100 बेस पेयर की सीक्वेंस तीसरी बार रिपीट होगी, फिर 4 टाइम रिपीट होगी, लेकिन वो एक के बाद एक रिपीट होगी। ठीक है, इनको हम मिनी सैटेलाइट्स बोलते हैं क्योंकि इनमें जो सीक्वेंस होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू SSR। कितनी होती है? 0.1 से लेकर के 20 के भी सीक्वेंस रिपीट हो सकते हैं, मतलब कि 100 बेस पेयर की भी सीक्वेंस हो सकती है और 20,000 तक की भी हो सकती है। इसमें आपको हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। देखो, अगर 100 बेस पेयर है, एक इंडिविजुअल के अंदर 100 बेस पेयर की एक सीक्वेंस रिपीट हो रही है, सोचना इस चीज को, 100 बेस पेयर की एक सीक्वेंस थी, सेम दूसरे पर्सन के अंदर भी सेम बिल्कुल सेम 100 बेस पेयर की एक सीक्वेंस है जो रिपीट होगी, लेकिन देयर इज वन डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर चेंज आ गया है। पूरी सीक्वेंस एग्जैक्टली सिमिलर थी, बस एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आ गया है। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? ऐसी कम से कम 100 टाइम्स पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि 100 न्यूक्लियोटाइड है तो 100 टाइम्स कम से कम पॉसिबिलिटी होंगी। और वो रिपीट कितनी बार हो रहा है उसके बेस पे भी फिर से क्या आ जाएगी? वेरिएशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक इंडिविजुअल ए है, उसके अंदर एक सीक्वेंस है जो रिपीट होगी। कौन सी सीक्वेंस है? ATTCCGATTA। ठीक है, यही सीक्वेंस फिर से रिपीट, यही सीक्वेंस फिर से रिपीट, 3 बार रिपीट दिखा रखी है। कोई इंडिविजुअल 2 है, उसके अंदर सीक्वेंस क्या है? TAATTACCA। एक सीक्वेंस है इतने बेस पेयर की जो फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी। दोनों में 3-3 बार रिपीट दिखाया हुआ है, लेकिन दोनों की सीक्वेंस अलग है, यानी दोनों का बेस कंपोजिशन अलग है। हो सकता था कि मैं सेम सीक्वेंस को इधर दूसरे इंडिविजुअल में भी दिखा देती, लेकिन इसमें 3 बार दिखा देती, उसमें 2 बार होती, क्या पता, है ना, 4 बार भी हो सकती थी। उस टाइम पर इसका कॉपी नंबर अलग हो जाता। और वैसे देखा जाए तो ये सीक्वेंस अलग है, ये सीक्वेंस अलग है, इसमें कम से कम 10-12 बेस पेयर हैं, इसके अंदर कम से कम 8 से 10 बेस पेयर हैं। इसका मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ सेगमेंट भी वेरी कर रही है। तो इस तरीके से 3 ऐसे फैक्टर हैं, या तो बेस अलग होगा, या लेंथ का, सेगमेंट का लेंथ अलग होगा, या फिर उसका कॉपी नंबर की वो कितनी बार रिपीट हो रही है ये अलग होगा। तो इस बेस पे इंडिविजुअल वेरिएशंस आती है। कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, नहीं, ये एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर भी इसका कॉपी नंबर वेरी कर जाता है। जैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, तो हो सकता है किसी एक क्रोमोसोम पे इसका नंबर 10 हो सेम सीक्वेंस का, और सामने वाले क्रोमोसोम पे इसका नंबर हो सकता है 50 बार हो। तो इसका मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर भी आपको ये कॉपी नंबर क्या मिलेंगे? अलग मिलेंगे। ठीक है, अब हम, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बेसिस समझ में आ गया होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और VNTR अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले सैंपल ले लीजिए DNA का फ्रॉम सेल। ऐसा मान लो कि आप एक सीन पर हो, एक क्राइम सीन पर हो, और वहाँ से आपको कोई सैंपल मिल गया। क्या सैंपल मिल गया? या तो आपको ब्लड मिल गया वहाँ पर, या फिर हेयर के फॉलिकल, जो हेयर जड़ से होते हैं, आपको वो मिल गए, स्किन मिल गई, स्किन सेल्स मिल गई, या कोई बोन का सैंपल मिल गया, या कोई सलाइवा, है ना, सेक्रेटरी पोर्शन मिल गया है, या फिर हो सकता है कोई स्पर्म मिल गया है। तो दैट विल एक्ट एज अ सैंपल, दैट विल एक्ट एज अ सैंपल। अब उस सैंपल को आप क्या कर लो? निकाल लो। उस सैंपल में से DNA निकाल लिया आपने, सेल्स मिली, सेल्स में से DNA निकाल लिया। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ DNA। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? इस DNA को आप फ्रेगमेंट में कट कर दो। फ्रेगमेंट्स में कट किसकी हेल्प से करोगे? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ये ऐसे टूल होते हैं जो DNA को बहुत ही स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचान लेते हैं DNA के ऊपर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर दोज सीक्वेंसेस विच आर सिमिलर फ्रॉम बोथ हैंड्स। आप जहाँ से भी इसको रीड करोगे सिमिलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मलयालम को आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वो सिमिलर ही होता है, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जिस पर जाकर के वो कट लगा देता है। आप सिर्फ इतना समझो कि ये एक एंजाइम है जो कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने DNA को फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद आप क्या करोगे? आपने इस DNA को कट कर दिया। अब कट करने के बाद हमारे पास देखा गया कुछ इस तरीके से, इसको, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि जब आपने DNA को कट किया
तो आपके पास इस तरीके से अलग अलग लेंथ के डीएनए मिल गए। जैसे कि डीएनए को कट करने पे कुछ डीएनए इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने बड़ी साइज में काटे और कुछ डीएनए ने छोटे साइज में काटे। इसका मतलब आपको एक फ्रेगमेंट की लेंथ मिल गई, एक फ्रेगमेंट मिल गया, उसकी लेंथ मिली और अलग अलग शेप की मिली। देख भी रहे हो आप, कहीं पे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं डीएनए कट करने के बाद। इसको हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्ट था ये डीएनए का साइज इतना, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी फ्रेगमेंट की लेंथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ बड़े कटेंगे कुछ छोटे कटेंगे और उसके बेस पे डिफरेंट टाइप की आपको डीएनए मिल जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिलेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कुछ बड़े और कुछ छोटे ही क्यों कटे हैं, मतलब ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन द लेंथ फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे समझो, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोजोम है जिसको हम बोलते हैं कि देयर इज वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। यहाँ पर कोई जीन होगा तो उसके सामने उसका एक अलीलिक पेयर होगा, तो वो जीन पूरा मिलकर के कोड करेगा किसी चीज़ को, ठीक है। अब इस जीन की बात करें तो जब हमने इसको थोड़ा बड़ा करके देखा तो ये समझ में आया कि इस जीन, ये भी एक ब्लू वाला जीन है, ये भी किसी और, ये भी दूसरा जीन है जो किसी और चीज़ को कोड करता है, ये कोई थर्ड जीन है, ये कोई फोर्थ जीन है। तो मतलब ओवरऑल इस पे 4 जीन है। लेकिन इन 4 जीन के बीच में जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। मैंने आपको कहा था ना कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस अलग अलग होती हैं। तो जो ब्लू वाली दिखाई गई हैं, दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, और जो इनके बीच में वाइट स्पेस है दैट विल बी योर नॉन कोडिंग रीजन। अब इस नॉन कोडिंग रीजन में हो सकता है कि कोई रिपीट सीक्वेंस है, कोई रिपीट सीक्वेंस है और उस रिपीट सीक्वेंस में हो सकता है इस वाले क्रोमोजोम पे इसका नंबर रिपीट सीक्वेंस का कितना टाइम हो, 1 2 3 4, 1 2, रेड वाला देखना, 1 2 3 4, 4 बार वो इसमें रिपीट हुआ। और दूसरे वाले में ग्रीन वाला देखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रिपीट हुआ। इसका मतलब कोई रिपीट सीक्वेंस थी, कितने भी बेस पेयर की हो सकती है, सेम हो सकती है, और वो रिपीट सीक्वेंस इस वाले क्रोमोजोम में तो 4 बार रिपीट हो रही है और इस वाले क्रोमोजोम में 7 बार रिपीट हो रही है। लेकिन किसके बीच में, इन दोनों जीन के बीच में रिपीट हो रही है वो, राइट। और इन दोनों जीन के बीच में जब वो रिपीट हुई तो इसके साइड में अगर आप देखोगे तो ये 4 बार रिपीट है, ये 7 बार रिपीट है, और ये 4 बार रिपीट 7 बार रिपीट को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। मतलब एक के बाद एक रिपीट है लेकिन इसमें अलग वेरी कर, इसमें अलग है, इसमें नंबर अलग है, तो मतलब देयर इज वेरिएशन। और इसके अलावा इनके दोनों तरफ क्या लगी हुई हैं, फ्लैंक्ड एंड्स हैं जिन पे कंजर्व्ड सीक्वेंस लगी हुई हैं कि जो ये रिपीटेड सीक्वेंस है ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। इसमें 4 टाइम रिपीट है, इसमें 7 टाइम रिपीट है, और ये कंजर्व्ड सीक्वेंस साइड में लगा दी गई हैं, फ्लैंक्ड सीक्वेंस लगा दी गई हैं जहाँ पर आकर के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर देगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 बार, इसमें 7 बार, इसका मतलब ये डीएनए अलग कटेगा, ये डीएनए अलग कटेगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ मिल जाएगी। क्लियर। अब वो मिल तो हमें गई है लेकिन हमें उसको सेपरेट अगर करना होता है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेरे ही चैनल पर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर या फिर अलग से भी मैंने एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाया हुआ है। हु वॉन्ट्स टू सी दैट, उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगी, आप जाकर के उसको देख सकते हो। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, देयर इज वन चैम्बर एंड इसका एक प्रिंसिपल होता है कि जिस डीएनए का साइज जो होगा उसके बेस पर हम उसको सेपरेट करेंगे। मतलब कि जो छोटा डीएनए होगा वो हमें जेल में वेल से दूर जाता दिखाई देगा, और जो सेगमेंट डीएनए का बड़ा होगा वो हमें इन वेल्स के पास दिखाई देगा। ये होता क्या है, इस पूरे चैम्बर पे अगार बिछा दिया जाता है। अगार एक मीडियम होता है जो हमें एक एल्गी से मिलता है, उस अगार को सेमी सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर रख दिया जाता है और गड्ढे बना दिए जाते हैं। इन गड्ढे के अंदर सैंपल भर दिया जाता है। पहला जो सैंपल होता है वो एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, दूसरे सैंपल को से कंपेयर किया जाता है। इस अगार जेल के अंदर पोर्स बने हुए होते हैं, तो जैसे ही छोटा डीएनए होता है वो, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो तो इसका एक इलेक्ट्रोड जो वेल की तरफ होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और जो दूर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है और इन सैंपल के अंदर आपने डीएनए को भर दिया है तो वो डीएनए नेगेटिव से नेगेटिव होने की वजह से रिपेल करेगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वो मूव करके दूर जाना चाहेगा। अब जो छोटा डीएनए होगा वो भाग भाग के ऊपर से आगे चला जाएगा, और जो बड़ा डीएनए होगा वो इस अगार जेल के अंदर पोर्स बने हुए हैं उनके अंदर फंस जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं सीव मेथड, यानी सीव
सीव जो पोर्स बने हुए हैं, सीविंग मेथड जो जैसे छलनी होती है चाय छानने वाली, तो उसमें से चाय नीचे निकल जाती है और ऊपर चाय पत्ती रह जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है। बड़े साइज़ के जो भी बैंड्स होंगे वो आपको ऊपर मिल जाएंगे, आगे मिल जाएंगे, पास मिल जाएंगे वेल के, और जो छोटे होंगे वो दूर मिल जाएंगे। ठीक है, आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दी तो डीएनए मूव करने लगा, और जो छोटा डीएनए है वो पॉजिटिव एंड पे मिलेगा, और जो बड़ा डीएनए है वो आपको नेगेटिव एंड के आसपास ही मिलेगा। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो नॉर्मली। उसको देखने के लिए हमें यूवी रेस डालनी पड़ती हैं उसके ऊपर, तब जाकर के हमें वो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। जब आप सैंपल ऐड करते हो तो आप साथ में डाई भी ऐड करते हो कलर दिखाने के लिए। ठीक है, डिटेल में उस वीडियो में आप समझ सकते हो। अब हमें अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग लेंथ वाले जो डीएनए हैं वो अलग अलग तरीके से मिल गए हैं। कुछ का बैंड पास में मिला है, कुछ बैंड हमें दूर मिले हैं। तो सेम चीज़ होने की वजह से जो दूर का डीएनए है यानी स्मॉल साइज डीएनए वो हमें दूर मिलेगा, जो लार्ज डीएनए होता है वो हमें पास में मिल जाता है। लेन 1 है उसमें आपका स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, बाकी के वेल में आपको सैंपल डीएनए मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी अगार का यूज़ करके उसको जेल फॉर्म में रख के आपने इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करवाया तो मूवमेंट हुई। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, किसकी? डीएनए की। सेपरेशन ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन देयर साइज के बेस पे आपने उसको अलग कर लिया। डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? अब क्या किया जाएगा? अब आप इस प्लेट को, अगार की एक्चुअली होता क्या है, अगार बहुत ही ब्रिटल होता है, जल्दी से टूट जाता है, नाजुक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक रेप्लिका बनवा लेंगे, हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अगर आप डिटेल में सदर्न ब्लॉटिंग चाहते हो, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सदर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं हम। सदर्न ब्लॉटिंग कैपिलरी मेथड को फॉलो करती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें एक बीकर रख दीजिए और उसमें एक बफर डाल दीजिए, है ना। एक बफर आपने डाल दिया। अब उस बफर के ऊपर आप क्या बिछाओगे? फिल्टर पेपर बिछाओगे। फिल्टर पेपर का एक पूरा मतलब एक इतना मोटा फिल्टर पेपर बिछा दीजिए, एक के बाद एक करके एक सेट बना दीजिए फिल्टर पेपर का। उसके बाद आप पूरी की पूरी अगार की जो प्लेट आपने यहाँ पे बनाई थी इस बर्तन के अंदर, इसको उठा करके ले जाइए और यहाँ पे रख दीजिए। इसके ऊपर सेम पोजिशन है बैंड्स की। अब इसके बाद आप इस पर तुरंत इसके ऊपर क्या रख देंगे? नाइलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जल्दी से टूटती नहीं है और इस पर प्रिंट भी हमें अच्छा मिल जाएगा। तो हम इसका एक कार्बन कॉपी बना लेंगे, एक कॉपी तैयार कर लेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट रख देंगे और फिर थोड़ा सा वेट देने के लिए ऊपर से फिल्टर पेपर और हल्का सा वेट रख देंगे। अब होगा क्या, इस पानी के थ्रू ये जो बफर आपने डाला है ये बफर ऊपर जाएगा और बफर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये आपके जो प्रिंट बने हुए हैं ये प्रिंट इस पर आकर के छप जाएंगे। ध्यान रखना इसको थोड़े टाइम के लिए ही रखा जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं रखते, क्योंकि फिर वो सारा का सारा, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे तो वो सारे प्रिंट उठ के ऊपर फिल्टर पेपर पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिलरी मेथड फ्लो हो रहा है, पानी को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो बाय यूजिंग कैपिलरी मेथड। तो ये सारा का सारा आपको एक प्रिंट मिल गया नायलॉन की शीट पे, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी मेथड। ठीक है, अब डीएनए बैंड के जो पैटर्न है वो ट्रांसफर हो गए हैं इस प्लेट के ऊपर। अब इस प्लेट को उठा लीजिए और इस प्लेट में जो डीएनए आया है वो डबल स्टैंडर्ड है, बट आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं चाहिए, आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। इसीलिए हम उसको ट्रीट करेंगे डीएनए को प्लेट विद एन एल्कली। आप उसमें एक डिटर्जेंट की तरह एक एल्कली डाल दीजिए, एल्कलाइन मीडियम डाल दीजिए जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको क्या कर दीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड बना दीजिए। ठीक है, अब इस सिंगल स्टैंडर्ड जो है इसमें हम देखो, हमें जो सैंपल मिला था कहाँ पे, क्राइम सीन पे, उसको हमें सस्पेक्ट से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम सस्पेक्ट का डीएनए भी एक जगह से लेंगे, सेम प्रोसीजर सस्पेक्ट के डीएनए के साथ करेंगे। सस्पेक्ट के डीएनए की यूनिक सीक्वेंसेस को हम पहचानेंगे और उन यूनिक सीक्वेंसेस का हम एक प्रोब बना लेंगे। प्रोब क्या होता है? प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है आपका प्रोब, और उस डीएनए में जो सीक्वेंस है वो प्रोब जो बनाया है हमने, वो प्रोब की जो डीएनए की सीक्वेंसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं, वो जो आपका क्रिमिनल है या जिसको आप सस्पेक्ट समझ रहे हो कि वो क्रिमिनल हो सकता है, या जितने भी आपके पास सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए निकाल के सेम प्रोसीजर फॉलो किया हमने, और उसके बाद एक प्रोब, सर्टेन सीक्वेंसेस का एक प्रोब तैयार कर लिया जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस डीएनए के। जो सस्पेक्ट हैं उनके डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री वो होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये सस्पेक्ट है एक, इस सस्पेक्ट का जो डीएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैंने बनवा लिया, क्योंकि अगर इसका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मैं रखूंगी तो वो प्रोब जाते ही उसके साथ चिपक जाएगा।
ठीक। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका प्रोब यहाँ पे बना है, इसका मतलब यही वहाँ पर क्रिमिनल था। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि 3 लोग हैं और तीनों लोगों के पास डीएनए है, तीनों लोगों का अपना एक यूनिक सीक्वेंस है। मैंने तीनों लोगों का डीएनए सैंपल इस प्रोसेस के थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कर लिया, ठीक है। अब तीनों के मैंने 3 प्रोब बनवा लिया अलग अलग। इस डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया, इस डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया और इस डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया। वो तीनों प्रोब मैंने क्राइम सीन से मिले हुए सैंपल के साथ जब ये पूरा प्रोसीजर करके उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रखा हुआ था उस जगह पर मैंने इस प्रोब को डाल दिया। अब उस प्रोब में से जो भी प्रोब जाकर के इस डीएनए के साथ मैच कर जाएगा, इसका मतलब वो वाला सस्पेक्ट ही आपका क्रिमिनल होगा। हो सकता है वो ए का जो मैंने प्रोब बनवाया था वो वाला प्रोब जाकर के मैच कर जाए, हो सकता है बी इंडिविजुअल का जो मैंने प्रोब बनवाया था वो इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ मैच कर जाए, या फिर हो सकता है सी इंडिविजुअल का प्रोब यहाँ पर जाकर के मैच कर जाए। तो उसी बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अगर प्रोब ने मैच कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया, इसका मतलब यही क्या है, सस्पेक्ट क्रिमिनल है। तो यूनिक सीक्वेंसेस के हमने प्रोब क्या किए हैं, सिंथेसाइज किए हैं, और या तो हम उनको बनाएंगे या फिर जो हमारे पास सस्पेक्ट है उनकी एक्चुअली बनाएंगे ही, क्योंकि जो हमारे पास सस्पेक्ट हैं उनका तो हमने सिंगल स्टैंडर्ड सिर्फ डीएनए लिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो हम खुद बनवाते हैं, ठीक है। आर सिंथेसाइज्ड एंड ट्रीट देम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑन प्लेट, और उनको किसके साथ ट्रीट कर देंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, जो हमने यहाँ पे प्लेट पे था उसके साथ उसको ट्रीट कर देंगे। याद रखना जो आप प्रोब बनवाते हो उसमें आप पहचानने के लिए कलर, एक रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी ऐड कर देते हो। मतलब एक पूरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपने कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया, इन 3 इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनवाया, अलग अलग बनवाया, उसको प्रोब बोला गया, प्रोब ए, प्रोब बी, प्रोब सी, ठीक है। और तीनों को अलग अलग कलर से क्या कर दिया है, लेबल कर दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल कर दिया है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब इस प्लेट के अंदर डालोगे, तो जिस भी प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री उसे मिलेगा वो जाकर के क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोसेलुलोज की वही सेम प्लेट थी, आपने 3 प्रोब अलग अलग बनवा दिया, आपको 3 लोगों पर शक है, तीनों लोगों का डीएनए निकाल के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना करके उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आपने बनवा लिया है, सिंथेसाइज करवा लिया है। अब उस प्रोब को आप सैंपल से मिले हुए डीएनए के साथ जाकर के प्लेट पे ऐड कर दोगे, है ना। प्लेट पे ऐड करते ही मुझे समझ में आया कि मान लेते हैं ये सैंपल 1 था, एक इंडिविजुअल का, ये दूसरे इंडिविजुअल का, तीसरे इंडिविजुअल का, और मैं समझ गई कि जो प्रोब मैंने बनवाया था, तीनों प्रोब जब मैंने डाले तो तीनों प्रोब में से सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो क्रिमिनल सीन है, सैंपल है, सैंपल की जो प्लेट बनवाई है उसमें सेम डीएनए होगा, एक ही इंडिविजुअल का डीएनए होगा जो क्रिमिनल होगा, राइट। आपने 3 इंडिविजुअल लिए हुए हैं, तीनों का प्रोब आपने इसमें डाल दिया। अब उन तीनों प्रोब में से जिसके साथ कॉम्प्लीमेंटारिटी ये शो करेगा, जिस यूनिक सीक्वेंस के साथ ये कॉम्प्लीमेंटारिटी शो, ये तो पूरा डीएनए था पर उसमें भी यूनिक सीक्वेंसेस के साथ प्रोब बनाया था मैंने, तो इसका मतलब ये यूनिक सीक्वेंसेस, जैसे कि सपोज ग्रीन कलर वाली यूनिक सीक्वेंसेस थी, तो जो प्रोब होगा वो जाकर के इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये प्रोब ए का भी हो सकता है, बी का भी या सी का भी, जिसका प्रोब जाकर के अटैच हो गया, इसका मतलब वही इंडिविजुअल क्या है, क्रिमिनल है। प्रोब हाइब्रिडाइज्ड विद सिंगल स्टैंडर्ड यूनिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, इसका मतलब एक्सेस डीएनए को आप धो दो और ये जो कलर है ये अलग से दिखाई देगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रोब आपको रेडियो एक्टिवली लेबल कर रखा है आपने, तो वो दिखाई देगा। उसको दिखाई देने के लिए आपको एक टेक्निक फॉलो करनी होती है जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। इसमें आप एक्सरे का यूज़ करते हो और बैंड पैटर्न आपको विजिबल होने लग जाते हैं, और इससे समझ में आता है कि दैट पर्सन इज क्रिमिनल और नॉट, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस तरीके से। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे बच्चे के लिए कुछ लोग केस फाइल करते हैं कि ये हमारा बच्चा है या ये हमारा बच्चा है, तो उस केस में उसको आप बोलते हो पैटर्निटी या मैटरनिटी डिस्प्यूट, ठीक है। तो उसमें किया क्या जाता है एक्चुअली, उसमें देखो एक फैमिली को ले लिया जाता है जो बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, चाइल्ड का ये है ग्रुप, और फैमिली दूसरी फैमिली ये है, पहली फैमिली ये है, 2 फैमिली आ गई हैं और बोल रही हैं कि हमारा बेटा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि आप फैमिली 1 में जो मदर है उसके क्रोमोसोम की VNTR चेक करो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 4 थी या 7 थी, है ना। उसके VNTR चेक करो, क्रोमोसोम 3 मान लेते हैं हम, अलग अलग क्रोमोसोम उठा लेते हैं। मदर के 3 क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 11,
और उनमें देखा कि एक ब्रांच पे क्रोमोसोम 1 मान लेते हैं, क्रोमोसोम 1 में एक ब्रांच पे VNTR का नंबर 2 था, उसके सामने वाले क्रोमोसोम क्रोमैटिड पे क्या था, 3 था। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 5 जो होगा उसमें VNTR एक पे 6 नंबर है, एक पे 4 नंबर है, यानी ये एक पे 6 बार रिपीट हुआ है, एक बार 4 रिपीट हुआ है। और इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 11 जो है उसमें जो रिपीटेड सीक्वेंस है, वेरिएबल नंबर जो है सीक्वेंस का, वो एक बार 7 बार रिपीट हुआ है, एक बार 5 बार रिपीट हुआ है। सेम हम फादर के क्रोमोसोम उठा लेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 11, और उस पर हम क्या देखेंगे, VNTR देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे तो एक VNTR एक बार रिपीट हुआ है, एक बार 8 बार रिपीट हुआ है। क्रोमोसोम 5 पे 9 बार और एक बार 11 बार, मतलब एक पे 9 बार है, एक पे 11 बार है। क्रोमोसोम नंबर 11 की एक यूनिट पे 10 बार है और एक दूसरी यूनिट पे 13 टाइम्स है। तो ये तो हमें पता चल गया फैमिली 1 का। इसी तरह हमने फैमिली 2 का भी ले लिया, उनके भी सेम क्रोमोसोम लिए, मदर के और फादर के, और उनका भी VNTR देखा। इसी तरीके से हमने बच्चे के भी सेम क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 11, और उसका भी VNTR देखा, उसकी दोनों ब्रांच पे, है ना। फिर हमने एक चार्ट बनाया। चार्ट में क्या किया, हमें पता चला मार्किंग से कि क्रोमोसोम नंबर में कोई भी सीक्वेंस जो है, रिपीटेड सीक्वेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 टाइम ही रिपीट हो रही है, लास्ट टू लास्ट वो 13 टाइम्स रिपीट जा रही है। तो हमने 13 की एक मार्किंग लगाई, और उस मार्किंग में हमने दोनों फैमिलीज और बच्चे के क्रोमोसोम को ऐड किया, मतलब चेक किया VNTRs को। तो देखा मार्किंग से बनाया गया फैमिली वन में जो मेल है, मेल के एक पैटर्न ये है पूरा, मेल के जितने भी क्रोमोसोम आपको VNTR मिले वो इस तरीके से मिले। कहाँ कहाँ मिले, देखो मेल जो था, फादर जो थे, उनका एक तो ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, मेल और फीमेल फैमिली 1 देखी गई है, ओके। एंड तीसरा इन्होंने चाइल्ड के साथ उसकी कंपैरिजन किया। पहले मैं फैमिली 2 देखती हूँ। फैमिली 2 में मेल का देखा गया, फैमिली 2 में मेल का देखा गया, एक्चुअली यहाँ पे ना मदर है, मुझे मदर और फादर बोलना चाहिए, तो ये मदर का देखा गया। तो मदर का कंसिडर किया गया फैमिली 2 के लिए। एक था नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे डाला। दूसरा था नंबर 6 पे, तो 6 के सामने ऐड किया। क्रोमोसोम नंबर 5 पे देखा गया, तो 5 पे क्रोमोसोम नंबर, मैं मदर का देख रही हूँ ना, तो एक 5 पे था, एक 2 पे था। तो आपने सिर्फ मार्किंग देखनी है, एक 6, एक पे भी है और 6 पे भी मार्किंग लगाई, 5 पे और 2 पे, यानी 5 पे मार्किंग है और 2 पे मार्किंग लगाई। उसके अलावा 3 और 10 पे, 3 पे मार्किंग है और 10 पे मार्किंग लगाई। क्लियर। इसी तरह आप फादर का देखो, फादर का देखा तो 4 और 7 पे, एक मार्किंग 4 पे थी, एक मार्किंग 7 पे थी। दूसरा 8 और 12 पे, एक मार्किंग 8 पे है और एक मार्किंग है 12 पे। एक मार्किंग 9 पे है और एक मार्किंग है 11 पे। एक मार्किंग है 9 पे, आई थिंक मैंने बनाई नहीं है ये शायद गलती से हो गया है, 9 पे मार्किंग है, और एक मार्किंग आपके पास होनी चाहिए थी 11 पे। तो ये फैमिली 2 के लिए है। फैमिली 1 के लिए जब देखा गया तो फैमिली 1 के लिए कुछ ऐसा सीन था। मदर का देखा गया तो मदर का आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या था, 2 और 3 बना दिया। फिर 6 और 4 था, 6 और 4 मार्किंग बनाई गई। फिर 7 और 5 की मार्किंग बनाई गई। फादर के लिए जब देखा गया तो फादर के लिए भी सेम चीज़ की गई, 1 और 8 पे, फादर की 1 पे थी, फिर 8 पे थी, फिर 9 और 11 पे, 9 पे थी और 11 पे थी, फिर 10 और 13 पे, 10 पे थी और 13 पे थी, ये मार्किंग थी। अब बच्चे की बनाई गई। बच्चे के लिए क्योंकि VNTR एक पे ही मार्किंग दिखा सकते थे आप डेफिनेटली, तो आपने दिखाया। एक थी 3 पे, एक थी 3 पे मार्किंग, एक आपने मार्किंग दिखाई इसकी 8 पे, एक मार्किंग थी क्रोमोसोम नंबर 5 की 6 पे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक मार्किंग थी 6 पर और एक थी मार्किंग 11 पर, है ना। और एक मार्किंग थी 5 पर और एक मार्किंग थी 10 पर, 10 पर। अब आप मैच कर लो, मदर या फादर में से एक के साथ मैच होना चाहिए, कंप्लीट मैचिंग दिखाते हैं। 3 वाली, ये वाली मैचिंग देखो, ये कौन सी नंबर की मैचिंग है, एक्चुअली ये मैचिंग है 3 नंबर की। तो जब इसको मैच किया गया तो 3 नंबर की मैचिंग आपको यहाँ पे भी मिल रही है, आपको यहाँ पे भी मिल रही है, आपको यहाँ पे भी मिल रही है, तो यहाँ से तो हम पता नहीं लगा सकते। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 8 की मैचिंग देखी गई, 8 की मैचिंग यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको मैचिंग मिल जाएगी और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन क्रोमोसोम फैमिली 2 में 8 पर मिल रही है फादर के साथ, तो वो भी ठीक है। दूसरा 6 और 11 की देखते हैं, तो 6 वाला तो इसमें भी है और जो 6 वाला है वो इसमें भी है। 11 वाला देखते हैं, 11 वाला फैमिली 1 में आपको मिल रहा है, मदर में भी मिल रहा है। फैमिली 11 वाला जो है वो फादर के अंदर मिल रहा है, लेकिन 11 वाला फैमिली 2 की ना तो मदर के साथ मिल रहा ना फादर के साथ मिल रहा, लेकिन बच्चे पे 11 है, तो यहाँ पे आ गया चेंज। इसी तरह 5 और 10 का देख लेते हैं। 5 वाला जो है वो इस वाली की फैमिली 1 की मदर के अंदर है,
फैमिली 1 के फादर के अंदर नहीं है, फैमिली 2 के अंदर मदर के अंदर है और बच्चे के अंदर भी है, तो ये डिफरेंस नहीं ला सकता। 10 वाला देखें तो 10 वाला फैमिली 1 में भी है, फादर के पास है ना, फादर के पास है और मदर के पास भी फैमिली 2 में है, तो 10 वाला। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ गया 11 वाला। जो 11 वाला है ना वो सिर्फ एक ही फैमिली में है, किसमें, फैमिली 1 में फादर के पास 11 पे है, फैमिली 2 में ना तो वो मदर के पास है ना वो फादर के पास है, लेकिन बच्चे के पास 11 वाला है। इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि चाइल्ड बिलोंग्स टू फैमिली 1। आपको सिर्फ मैच करके देखना है कि इसका पैटर्न इन दोनों फैमिली में से किसके साथ मैच हुआ है। 50% मदर से आया होगा, 50% फादर से आया होगा, इसका मतलब यहाँ पे बच्चा जो है वो फैमिली 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1985 में। किसको यूज़ किया गया था, टू सॉल्व द इमिग्रेशन ऑफ ब्रिटिश बॉय हुज फैमिली वॉज फ्रॉम घाना। घाना से उस बच्चे की फैमिली थी, उसका केस सॉल्व किया गया था। यहाँ पे 2 अलग अलग फैमिलीज आई हुई थी, लेकिन जो ये बेसिकली बिलोंग करता था ये घाना से बिलोंग करता था, तो बाद में इसका यूज़ किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके और पता लगा लिया गया था। ये जो पूरा बना है ये क्या होती है, ये एक्सरे होती है, फिल्म ऑफ डीएनए, जिसमें बैंड्स होते हैं रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ। कुछ और चीज़ें भी इससे यूज़ की जाती हैं, कुछ एप्लीकेशंस है इसकी, जैसे कि फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल सीन फ्रॉम क्राइम। आपकी एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है कि 3 क्रोमोसोम लिए गए हैं, 7, 2 और 16, और हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी ली गई है और उन पर रिपीट सीक्वेंस देखी गई है, VNTR है ना। जैसे यहाँ पे 3 बार देखी गई है, यहाँ पे 4 बार क्रोमोसोम नंबर 7 में, क्रोमोसोम नंबर 2 में एक बार 8 और एक बार 7, क्रोमोसोम नंबर 6 में 5 बार और 10 बार। तो ये फादर की है, ये मदर की है, फादर मदर फादर मदर। ठीक है, तो इसी तरह इंडिविजुअल बी जो है वो देखा गया है। मान लेते हैं इंडिविजुअल ए मैं हूँ और इंडिविजुअल बी कोई स्टूडेंट है, तो चेक किया गया कि कौन है क्रिमिनल। क्रिमिनल चेक करने के लिए उसके भी क्रोमोसोम सेम लिए गए और फिर उनमें VNTR को चेक किया गया, फादर और मदर के। फिर क्राइम सीन पे देखा गया, जो मिल रहा था क्राइम सीन से एग्जैक्टली जो मैच करना है वो देखना है। तो सी बैंड जो है वो सैंपल सीन है क्राइम का, उसके लिए एक एक्सरे फिल्म तैयार की गई और जो दो सस्पेक्ट हैं उनकी भी सेम एक एक्सरे फिल्म तैयार की गई और फिर क्रोमोसोम के नंबर अकॉर्डिंगली लिखे गए। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 था, तो यहाँ से एक बैंड क्रोमोसोम में क्या क्या मिला है, 3 वाला मिला और 4 वाला मिला है, तो सेम रखा गया यहाँ पे। ओके, तो इनका क्रिमिनल केस किया गया, 3 के सामने रखा गया और 4 के सामने रखा गया। ठीक है, फिर 8 और 7 के सामने रखा गया, 7 और 8 के सामने रखा गया, फिर 5 और 10 के सामने रखा गया, यानी 5 के सामने भी ग्रीन वाला है और 10 के सामने भी ग्रीन वाला है। फिर ब्लू वाले का पैटर्न देखा गया, 11 और 9 है, ब्लू वाले का 11 और 9, 11 पे है और 9 पे है, और 8 और 7 पे है, 8 और 7 पे 8 पे बना दिया गया, 7 पे बना दिया गया, 5 और 2 पे है, 5 पे बना दिया गया, 2 पे बना दिया गया। फिर जो क्रिमिनल क्राइम सीन पे मिला है उससे मैच किया गया। क्रिमिनल सीन पे एक तो 11 पे था, एक 9 पे था, एक 8 पे था बैंड और एक 7 पे बैंड था, एक 5 पे था और एक 2 पे था। अब इस वाले बैंड को इन दोनों बैंड के साथ मैच किया गया, तो देखा गया कि इसका 11 पे है, इसका 11 पे है, इसका तो है ही नहीं 11 पे, इसका यहाँ पे 9 पे है, इसका भी यहाँ पे 9 पर है, इसका है ही नहीं यहाँ पे 9 पे। इसका मतलब साफ समझ आ गया है कि जो बी था ना वही वाला क्या है, बी वाला ही क्रिमिनल है, यानी सस्पेक्ट बी इज क्रिमिनल। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, क्रिमिनल है। ये सैंपल से मिला हुआ है जो बैंड्स हैं और ये दोनों के हमने उसके साथ मैच कर लिया स्टैंडर्ड के साथ। तो ये होती हैं एप्लीकेशंस इसकी जो हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूज़ की जाती हैं। अगर डीएनए आपको कम अमाउंट में मिलता है, सैंपल जो है वो कम अमाउंट में अगर आपको मिलता है, तो आप पीसीआर की टेक्निक यूज़ करके उसको सैंपल को पहले एम्पलीफाई कर सकते हो। और पीसीआर जो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि कैरी मुलस ने दी थी, उसके थ्रू पहले आप सैंपल को एम्पलीफाई कीजिए और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। पीसीआर वाला टॉपिक भी मेरे यूट्यूब की वीडियोस में है, बायोटेक्नोलॉजी वाले में, अगर आप चाहो तो चैनल को एक्सप्लोर करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर इसका मैं ये पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे कि आप क्या चाहते हो, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आऊँगी। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर एवरीवन हु वांट्स टू नो अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें मैंने प्रोसेस समझाई है, इसमें मैंने एप्लीकेशन से समझाई है, थोड़ी हिस्ट्री भी डिस्कस की है और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।